विपक्ष उद्योगों के विकास को किस तरह से देखता है। हमारे बीच इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आप मंच पर आएं। नरेश उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने सहयोगी दिव्यांश शर्मा को, और लखनऊ में हर चीज पर बारीकी से नजर रखने वाले पवन सेंगर को। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और बड़ी बात यही है कि सरकार तो अपना रोड मैप दिखा रही है, 3.5-4 साल से काम भी कर रही है सरकार, और उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी अभी उद्योग मंत्री को आपने सुना, उससे पहले ऊर्जा मंत्री भी बात रख कर गए, उप मुख्यमंत्री ने भी सरकार का रोड मैप रखा, क्या एजेंडे हैं, क्या बातें हैं, ये सारी चीजें सरकार के जरिए बताई गई हैं। अब बारी है विपक्ष की। इस विकास की बात को विपक्ष कैसे समझता है, और समाजवादी पार्टी जो सबसे मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, वैसे तो सब दावा करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं, ओवैसी भी आ गए हैं, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकार वो बनाने वाले हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत टक्कर बीजेपी को मिलने वाली है वो सपा से मिलने वाली है। तो समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या उनके आगे के कार्यक्रम हैं, और कैसे उद्योगों के विकास को लेकर समाजवादी पार्टी सोच रही है। नरेश उत्तम जी हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। और दिव्यांश और पवन, मंच आपके हवाले। शुक्रिया राम। मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नरेश उत्तम जी, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मैं एक बयान आपका दोहराना चाहूंगा कि आप ये कहते हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली थी, कि प्रशासनिक मिलीभगत से बीजेपी को जीत मिली। आप लगातार ईवीएम पर सवाल भी उठाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आपका क्या एजेंडा है? आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति है? प्लीज सर, माइक ले लीजिए। आप दोनों लोगों को मेरा नमस्कार। जो सवाल आपने किया कि हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, हम ही नहीं पूरे देश के लोग उठाते हैं ईवीएम पर, और वो अभी सत्यापित भी हो गया कि ईवीएम में बेईमानी होती है। जब हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो मौजूदा केंद्र के और प्रदेश सरकार के मुखिया हम लोगों को बोलते हैं हारे थके लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पढ़े लिखे लोगों का चुनाव हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव जी बने हैं, और वहीं बनारस के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा जी चुनाव जीते हैं, और इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र में डॉक्टर मान सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव जीते हैं। चूंकि विधान परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से था, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में। 11 सीटों में समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलाहाबाद झांसी 24 साल से बीजेपी का कब्जा था इलाहाबाद झांसी में। बनारस में स्नातक में 18 साल से कब्जा था बीजेपी का। एक निर्दलीय विधान परिषद के सदस्य को भाजपा में मिलाकर के चुनाव लड़ाया, वो बीजेपी के हार गए। क्योंकि बैलेट पेपर में स्नातक चुनाव में, टीचर चुनाव में मतदाताओं ने बैलेट पेपर का प्रयोग किया, कई हजार से जीते। लेकिन नरेश जी, बीच में रोकूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बनारस और गोरखपुर में वो चुनाव लड़ी ही नहीं, उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं दिए, और एक सीट आप लोग झांसी जीत करके आए हैं, जबकि दोनों सीट जो बनारस और गोरखपुर है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। तो आप मूलतः एक सीट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब पार्टी बीजेपी कितना सच बोलती है, कितना गलत बोलती है, जनता आकलन कर रही है। बीजेपी की जो दोमुही राजनीति है, जो कथनी करने में अंतर वाली बात है, वो स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, क्यों नहीं लड़ी बीजेपी?
बीजेपी के सारे नेताओं ने पूरी ताकत के साथ बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, और वहां निर्दलीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जीत गए। निर्दलीय गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी रहते हैं और कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो फिर आप चुनाव काहे के लड़ाएंगे? आप तो विधान परिषद में किसी से इस्तीफा देके आप बन गए। और अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता था आपके कथनानुसार तो क्यों नहीं लड़ाया? उन्हें डर था कि हम हार जाएंगे, और इसीलिए इनडायरेक्ट उन्होंने मदद की बीजेपी की, और अपना उम्मीदवार पूरी तरीके से उसकी मदद की, और वो भी चारों खाने चित हुए। ध्रुव कुमार त्रिपाठी निर्दलीय जीत गए। और बनारस के अंदर स्नातक और शिक्षक एमएलसी में घोषित प्रत्याशी थे। अखबारों में हमने पढ़ा, बीजेपी की लिस्ट में पढ़ा कि बीजेपी के बनारस में उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हमारे साथ तो दोनों विधान परिषद के सदस्य थे, और वो बीजेपी के कैंडिडेट उतरे, लेकिन बैलेट पेपर से पढ़े लिखे लोगों ने मोदी जी के क्षेत्र में दोनों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को विजय श्री दिला दी। अब आइए आप लखनऊ में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और चुनाव था स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। लखनऊ में बीजेपी ने एक निर्दलीय को अपने में मिला लिया, भाजपा का बना दिया, उसे दुपट्टा उड़ा दिया और उसको बना करके जबरदस्ती चुनाव जीत लिया। काउंटिंग में निर्दलीय को हरवा दिया। निर्दलीय यहां पर 3 बार से वो जीत रही थी, और 4 दिन तक लखनऊ राजधानी में काउंटिंग चली। सबने देखा, सारे मीडिया ने बताया, और पूरे देश की जनता ने देखा किस तरीके की धांधली करती बीजेपी। बाई इलेक्शन में अगर मैंने ये सवाल उठाया था कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो, मेरा दावा है। ठीक है नरेश जी, आपने शिक्षक एमएलसी चुनाव में जब प्रचार के लिए जा रहे थे बरेली में, आपने कहा था कि गुटबाजी खत्म कर संगठन को मजबूत करेंगे। यह आपके बारे में कहा जाता है कि आप किसी खेमे से नहीं हैं। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप बहुत साधारण तरीके से रणनीति बनाते हैं और उस पर कारगर काम भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब आप संगठन में थे और जब प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव थे तो आप संगठन से बाहर कर दिए गए थे। उसके बाद आप पर दारोमदार आया बतौर प्रदेश अध्यक्ष का। इतना लंबा आपने कार्यकाल देखा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष का। अब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि लगातार आप ये बयान भी देते हैं, कहते हैं कि सपा की योजनाओं पर टैग लगाकर सरकार जो है फीता काट रही है। वाहवाही एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई काम किया हो बताओ? सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया उसी पर टैग लगा देते हैं और उसको अपना बता देते हैं। और अगर 4 वर्ष से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है और देश में 7 वर्ष से मोदी जी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश से आप प्रधानमंत्री मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बनते हैं, पूर्व सांसद माननीय योगी जी। तो जब उत्तर प्रदेश में दोनों सरकारें आपकी हैं, तो उत्तर प्रदेश जब दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहां विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास क्यों अरुद्ध है? क्यों आप गलत बोलते हैं? लेकिन नरेश जी, इसी विकास के नारे के साथ, इन्हीं आरोपों के साथ आप चुनाव में उतरे थे। हम विकास के नारे पर चुनाव में उतरे थे, और विकास के नारे पर 2022 में चुनाव उतरेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और ग्राह्यता जनता में इसीलिए बढ़ रही है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो उससे बढ़ के काम किया। आप सब दोनों लोग गवाह हैं इस बात के कि इसी लखनऊ के अंदर जो चुनाव घोषणा पत्र में था उससे कहीं ज्यादा इसी लखनऊ के अंदर राजधानी में करके दिखाया, और जो पूरे देश का एक मॉडल है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। लेकिन नतीजों में क्यों नहीं दिख रहा? वो नतीजे तो जनता को ईवीएम ने कर दिया। ईवीएम ने चुनाव जो है गड़बड़ कर दिया। नरेश जी, ईवीएम ने किया, चलिए ठीक है, आप जहां चुनाव जीतते हैं ईवीएम ठीक होता है। बैलेट पेपर से हुआ, उसमें भी आप लखनऊ में धांधली की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनौती अब इससे ज्यादा बढ़ के आपके सामने आने वाली है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे दल हैं वो दमखम के साथ एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं। और चुनौती, चूंकि विपक्ष में आप हैं, सत्ता पक्ष काम के बदौलत जाएगी चुनाव में, तो आप इन लोगों से कैसे लड़ेंगे? ओवैसी को कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये तो आपका वोट सीधे तौर पे काटते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान बदहाल है,
खेती करने वाले लोग दुखी हैं। आज पूरे देश के किसान आंदोलन में है। पूरी दिल्ली राजधानी, पूरे चारों तरफ से किसान वहां पर 3 हफ्ते से पड़े हुए हैं। नरेश जी, और किसानों के साथ जी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का व्यवहार कर रही है। आपको इस कड़कड़ाती धूप में किसान अपने फसल का वाजिब मूल्य मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में आपके सामने आप लोग अपने चैनल से भी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज धान क्रय केंद्र, योगी जी का बार बार आ रहा है कि धान के क्रय केंद्र में कोई घपला नहीं होगा। और मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप धरातल में आओ। अभी तो आप हवाई जहाज से, इस बार अभी आपने कहा कार से चलेंगे, और आप कार से चल करके देखिए, कोई क्रय केंद्र देखिए, कोई क्रय केंद्र ऐसा नहीं है जिस पर नहीं नरेश जी, आप पारदर्शिता हो और ईमानदारी हो। नरेश जी, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आप खुद एक किसान परिवार से आते हैं, लेकिन जब आप आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर, उस वक्त क्या किसान आपके साथ थे? हम किसानों के हिमायती नहीं हैं, हम किसान के बेटे ही नहीं हैं, हम खुद किसान हैं और खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। मेरा सवाल आपसे ये और है कि खेती हमारा मुख्य व्यवसाय नहीं, इस देश का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती से ही सबका जीवन है। खेतिहर लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, अगर वो अपनी फसल का मूल्य मांगते हैं, आपने कहा कि एमएसपी, अभी एक बहस चल रही है देश में कि हम एमएसपी पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप एमएसपी दिला ही नहीं पा रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर धान के क्रय केंद्र खुले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीदने का अभी दिया है लोगों को कि आप धान खरीदिए। 1800 लगभग समर्थन मूल्य है। अब बीजेपी कह रही है और 900 1000 रुपए में धान बिक रहा है। पवन जी, आप पता करिएगा, पूरे प्रदेश के किसी जगह धान की खरीद जहां हो रही है, वो भाजपा के लोग वही किसान से धान ले लेते हैं 1100 रुपए में और वही 1700 1800 रुपए में सप्लाई कर देते हैं। ये गोरख धंधा है, ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा घोटाला नहीं धान के क्रय केंद्रों में, गेहूं के क्रय केंद्रों में। आप पता करिए गन्ने में क्या हालत है। आज पूरे प्रदेश में तराई की बेल्ट में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 साल पहले गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे खड़े होकर कहा कि भाइयों 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे। और कितने हजार करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। जब सदन के अंदर इस बात को हम लोग किसान की बात को उठाते हैं कि गन्ने का आप प्राइस क्यों नहीं दे रहे हो, किसान ने आपको गन्ना दिया और गन्ने का मूल्य मांग रहा है। जब मूल्य मांगने जाता रहा तो उसके ऊपर लाठियां चलाते हो, उसके ऊपर आप पानी की बौछार करते हो, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, उसके ऊपर आप संगीन धाराओं पर मुकदमा लगाते हो। ऐसा दुनिया के किसी इतिहास में नहीं है जहां किसान अपनी फसल दे और फसल का मूल्य न पावे, मूल्य मांगने जाए तो लाठी पावे। नरेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार कह रही है कोविड काल में रिकॉर्ड भुगतान किया है गन्ना को लेकर के, आप किसान आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, अखिलेश जी सड़क पर उतर करके आए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके अपने सियासत को साध रहे हैं। यानी 2022 का रोड मैप आप किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके करने जा रहे हैं। विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं, वो भी दूसरे के मुद्दे को लेकर के। देखिए, दूसरे का मुद्दा नहीं है, देश के किसानों का मुद्दा, ये देश का मुद्दा है। और ये मुद्दा पूरी दुनिया में जा रहा है कि भारत में किसान दुखी है। दुनिया के दूसरे देशों में खेती के विकास के लिए सरकारें क्या क्या करती हैं, हमने जहां तक पढ़ा है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, राइटरों के माध्यम से, कि दुनिया में खेती को बहुत सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर खेती को सम्मान बहुत कम है। और बीजेपी ने तो सर्वनाश कर दिया किसानों का। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आप पता करेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब राज्य के किसी जनपद में कोई किसान आर्थिक तंगी से आत्महत्या न कर रहा हो। यह हालत है किसान की। आप पूरे बुंदेलखंड में चले जाओ, बुंदेलखंड में दलहन होता है, तिलहन होता है। जब दलहन, जैसे मान लीजिए अरहर जब किसान के घर होता है तो वो बिकती है 5000 रुपये कुंटल, 50 रुपये कुंटल, 50 रुपये किलो। और जब वो दलहन दाल बन जाती है, ब्रांडेड लोग के पास आ जाती है, तो 160 रुपये किलो। 50 रुपये किसान को नहीं मिलेगा, 160 रुपये व्यापारी को मिलेगा। और व्यापारी कौन है? बड़े लोग। और इसी तरीके से तिलहन है, जो तेल है, सरसों का, लाही का तेल है। ये तेल जब लाही सरसों मार्च अप्रैल में आता है
तो वो लाही सरसों 35 रुपया, 4,000 रुपया, 4,500 रुपया क्विंटल होती है, 45 रुपए किलो, और वही फिर क्या तेल में जब वजह है? बदल जाती है तो 160 रुपए नरेश किलो। जी, फिर क्या वजह है कि कुछ किसान संगठन है वो केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलते हैं और इस कानून का समर्थन करते हैं? देखिए, किसानों के संगठन पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने अपनी याचना कर रहे हैं कि भाई किसानों के साथ नाइंसाफी न करो, किसानों की बात सुनो। जो तुम किसान 3 बिल लाए हो, बिना चर्चा के लाए हो, इनको लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा कराना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल जी ने पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में कहा था कि इन कानून बिलों को पास करने के पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से ही सही बात निकलती है, लेकिन बीजेपी नहीं मानती है कि हमारा बहुमत है, आपका बहुमत है, तिकड़म का आपका बहुमत है और आप जनता को परेशान कर रहे हो। ऐसा कहां हुआ? भारत के लोकतंत्र में संसद होती है, ठीक है विधानसभाएं होती पवन, हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि जो सियासी गठबंधन का जख्म जो मिला है पार्टी को, उस पर भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, आप पिछला लोकसभा का चुनाव जब आप लड़े थे तो कांग्रेस का साथ थे, 2 युवराज उत्तर प्रदेश में निकले थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने आया। फिर आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, उसके साथ चुनाव लड़ने का काम किया, उसका भी रिजल्ट सामने आया, बीएसपी आपसे ज्यादा सीट लाने का काम की। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, तो किस तरीके से रणनीति, खासतौर से गठबंधन की जो राजनीति है जो देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र लगातार करते रहे हैं, क्या वो 2022 में दिखेगा? देखिए, अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ है पवन जी, विधान परिषद का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर भारी बहुमत से जीती है, अकेले चुनाव लड़ी है और न सीटों में बहुत अच्छी टक्कर दी है, कहीं कहीं बेईमानी के शिकार लोग हो गए। तो जो समाजवादी पार्टी की तैयारी है वो पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी की, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसका हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा नरेश जी, कि हमारे साथ कौन चुनाव आपने लड़ेगा। तमाम जो बातें कही हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं, किसान आंदोलन को लेकर जो बातें कही हैं, अब ये बात किसानों पर निर्भर करती है वो कितना आप पर यकीन करते हैं, और साथ ही साथ 2022 में आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, उन दावों को भी जनता को टटोलना है, समझना है। इस मंच पर आप जुड़े, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मंच में आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी नैन्सी। आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब देने का मौका दिया। मैं आरोप की बात नहीं करता, मैं आरोप लगाने पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन गलती को बताना हमारा विपक्ष का धर्म है, हमारा कर्तव्य है आपका। और लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। लेकिन आज जो तानाशाही पक्ष की है, सत्ता की है, ऐसी तानाशाही हमने अपने 65 साल में नहीं देखा। इन 65 सालों में इस तरीके की तानाशाही नहीं देखा कि अगर कोई पत्रकार अपनी बात सही लिख दे तो वो उसको दबाव बनाया जाएगा। ठीक है नरेश जी, अगर कोई आदमी अपनी बात उठा दे तो उसको अपमानित किया जाएगा आगामी चुनावों के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच पर आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश उत्तम जी, और मेरे सहयोगी दिव्यांश और आपका भी।